अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, तुम्हारे हक में कोई फैसला हुआ होगा जो ये निज़ाम तुम्हें मुनसिफाना लगता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनका जो तीसरा और आखिरी नैब रेफरेंस था, जिसका फैसला भी सामने आ गया, जो वो अपील में गए हुए थे सज़ा के खिलाफ, और अपील जो है उसको मंजूर करते हुए जो सज़ा है एहतसाब अदालत की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया। आज का दिन ऑफकोर्स नून लीग के लिए एक बड़ा जो है वो दिन है, और मियाँ साहब के आज के दिन इस फैसले के बाद जो इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात हैं वो मजीद रोशन हो गए हैं। एक ही रुकावट इस वक्त सामने नजर आ रही है कि हाइल हो सकती है, और वो जो ताहयात नाअहली वाला मामला है उसको लेकर बात की जा रही है कि जब तक वो खत्म नहीं होता, जाहिर है नवाज शरीफ साहब जो है इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन उस मसले का भी कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है, और बेंच की तश्कील के लिए जो ताहयात नाअहली का मामला है उसको सुनने के लिए एक बेंच की तश्कील का मामला जो है वो भी कमेटी को भेज दिया गया है, उसके सुपुर्द कर दिया गया है। तो देखते हैं कि ये मामला जो है कैसे आगे जाएगा। लेकिन कभी इम्कान इसी बात का है कि जो पार्लियामेंट का जो एक्ट था वो इस सारे मामले के अंदर बरतरी लेके जा सकता है, क्योंकि जो फैसला उस वक्त आया था सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का, उसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई थी कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो नाअहली की जो मुद्दत है उसको लेकर कोई कानून साजी कर सकती है। तो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम है वो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो है उसकी वजह से ये रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन यहाँ पर अभी मामलात और भी बहुत से हैं जिन इंतखाबात में तैयारी के लिए या इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। उन्हीं इंतखाबात को लेकर ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द कोई अभाम है, फिर से कोई कन्फ्यूजन है। ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या इलेक्शंस होंगे भी वक्त के ऊपर, जो मुकर्ररा वक्त है 8 फरवरी का, कि नहीं होंगे। खुद नवाज शरीफ साहब की अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले अमीर मकाम साहब ने कहा है कि इलेक्शंस अगर कुछ आगे हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फरवरी या जो तारीख बताई जा रही है ये ऐसा वक्त है जिसमें पेशगोई ये की जा रही है कि बर्फबारी होगी कुछ मुल्क के इलाकों के अंदर। ज़ाहिर है उनका ताल्लुक उस इलाके से, उस बेल्ट से है, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा होगा कि अगर इलेक्शंस मार्च तक मुलतवी कर दिए जाएं। जी, आपने सुना व्यूअर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इलेक्शंस मुलतवी होने की सदाएं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बुलंद की जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसके अंदर उनका कहना यह था कि इलेक्शंस तो मुल्क में होने ही हैं, अगर 8-10 रोज आगे पीछे हो जाएं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जी, लेकिन आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फर्जंद और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर फरमा रहे थे कि 8 फरवरी की तारीख जो दी गई है वो पत्थर पर लकीर है। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कंफ्यूजन ना हो, कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे। इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू। जी, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शंस के इनेकाद को लेकर, वहीं पर तमाम तर लेवल प्लेइंग फील्ड होने के बावजूद, तमाम तर अदालती रिलीफ होने के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून है वो भी ऐसा लगता है कि इंतखाबात से फरार चाहती है। मुल्क में एक मरतबा इलेक्शंस अगर अब मुलतवी हो गए तो फिर किसको पता कि कब इलेक्शंस का इनेकाद हो और क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप हो। ये कुछ इशूज़ हैं जिन पर आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। हमारे साथ आई एम जॉइंड बाय अ वेरी स्टीम्ड पैनल, सीनियर तज्जियाकार और जर्नलिस्ट हैं इस मुल्क के। इम्तियाज़ आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सर शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। इम्तियाज़ आलम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ अगर, सर आज का दिन ऐसा लग रहा है कि 3 वज़ीर आज़म वैसे सर आज जो है उनको अदालतों का सामना था। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला मामला था, फिर इमरान खान साहब वाला मामला था, और नवाज शरीफ साहब वाला मामला था। अगर हम इमरान खान और नवाज शरीफ का एक कंपैरिजन फिलहाल कर लें तो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको लग रहा है कि दीवार के साथ ही बस लगाया जा रहा है, और एक तरफ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिनको रिलीफ पर रिलीफ मिलता जा रहा है। और आज तो रिलीफ की मेरा ख्याल है जो आखिरी बारिश थी वो भी बरस गई है, नैब का जो आखिरी रेफरेंस था उसमें भी बरियत हो गई। देखिए, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे रियासती इदारे और जुडिशरी इसमें शामिल है। इनके किरदार बदलते रहते हैं इस हिसाब से कि जिस तरह के आप कह रही हैं, इस वक्त तो वाकई ये बड़ा कंट्रास्ट है कि एक तरफ इमरान खान पे मुकदमात की भरमार है और उनका ट्रायल जेल में हो रहा है, एक तरह का क्लोज ट्रायल ही है, हालांकि हुक्म तो ये दिया गया था कि खुला ट्रायल हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को जिस सूरत के साथ रिलीफ मिला है और उनकी अपीलें जो आई हैं वो कबूल की गई है और बहुत तेजी से और सुबह रफ्तारी से हुई है। उससे पहले हम एक और मंजर देख चुके हैं जब नवाज शरीफ को निकाला गया था अकामा के मामले में। मामला किसी और केस से शुरू हुआ था, खत्म अकामा पे हुआ।
फिर हमने उन्हें जेल जाते देखा, फिर हमने उन्हें ताहयात नाअहल होते देखा। तो ये और फिर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, और कुछ तकरीबन 100-150 दफा वो पेश भी हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है। जिस तरह उस वक्त नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही थी और इंसाफ का कत्ल हो रहा था, अब यूँ लगता है कि इंसाफ का कत्ल इमरान खान के केस में हो रहा है, और जो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही थी उसका इजाला हो रहा है। आज ही मैं जब देख रहा था 12 साल के बाद, 11 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में सदर जरदारी का भेजा हुआ रेफरेंस आया, तो मुझे बहुत ही, मैंने अदालत को देख रहा था और सारी कार्रवाई देख रहा था, और मुझे याद है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक, जिस तरह वो कोर्स कर रहे थे, जिस तरह मिसबिहेव कर रहे थे, और जिस तरह सजा देने पे तुले बैठे थे, तो बड़ा ही खौफनाक मंजर था वो। और उसके बाद जिस तरह उन्हें वो अदलिया जिसने के नजरिया जरूरत के तहत जनरल ज़ियाउल-हक के मार्शल्ला को कबूल किया और उसे जस्टिफाई करार दिया नजरिया जरूरत के तहत, उसने किस तरह अक्सरियत से 4-3 की अक्सरियत से भुट्टो साहब को फांसी की सजा दी। गालिबन ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस में ये पहला ऐसा केस था जिसमें किसी को कंस्पिरेसी में, यानी कत्ल करने की साजिश या करने के या मनसूबाबंदी करने के जुर्म में सजा दी गई हो, और वो भी फांसी की सजा। तो मैं समझता हूँ कि ये बाद हमने देखा कि किस तरह जो चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह थे, वो हमारे दोस्त इफ्तिखार अहमद जो हैं, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने इकरार किया, और जगह भी कहीं इकरार किया, बल्कि महफिलों में कहते थे कि देखिए हमसे क्या गुनाह कराया गया। सर भुट्टो साहब का तो खैर जो मामला है वो तो आई थिंक खुशाइंद है, अगर उठाया गया है, अगर कोई तारीख की दुरुस्तगी वहाँ पर जो कि ड्यू है हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब अमल होगा। थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ा लूँ आपकी इजाज़त से। नज़ीर गारी साहब, सर भुट्टो साहब वाला मामला तो जैसे मैंने कहा कि वो तो चले एक अलग, वो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कहा कि 3 साबिक वज़ीर आज़म का मामला जो है वो अदालतों में, लेकिन सर नवाज शरीफ साहब का फैसला जो अभी आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसको कैसे देखते हैं? जो उनकी सजा के खिलाफ अपील थी वो मंजूर कर ली गई सर। अच्छा, हम समझ रहे थे चंद रोज पहले कि मेरिट की तरफ जाएंगे तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें नई निकल आएंगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा था, माना ही नहीं था कोर्ट ने, जो नैब कह रहा था कि जी हम विड्रा कर रहे हैं और ये हमारा मामला नहीं है और ये हम इससे हाथ उठा रहे हैं। तो इंतहाई काबिल एहतराम कोर्ट ने ये फरमाया था कि नहीं भाई ये कोई तरीका नहीं है, हम जो है इसको मेरिट पर देखेंगे। अच्छा, अब हम समझ रहे थे कि मेरिट क्या होगा भाई, अब इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ फंस गए, हम ये समझ रहे थे, अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन मेरिट भी यही था जो मनशाए सरकार थी। अच्छा, जो भी मंशा थी वो हो गया है, यानी कि अब ये भी तय हो गया है कि इन मसाइल से मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया गया है। वो आखिरी मसला बाकी है, और आखिरी मसले के बारे में हम बहुत ज़्यादा कह भी रहे थे, बात भी कर रहे थे कि जनाब वो तो ताहयात नाअहली हो चुकी है। तो अब इस पर भी कार्रवाई होने जा रही है। तो माशाल्लाह ये आज एक लाडले के लिए ये कुछ हो रहा है, कल लाडले कुछ और हो रहा था, और ये आने वाला कल है। मैं दीवार नहीं, लेकिन लगाई साहब इसके अंदर फिर एक सवाल बनता है, क्योंकि अभी आपने कहा कि कल एक लाडले के लिए कुछ और हो रहा था, आज एक लाडले के लिए कुछ और हो रहा है। नून लीग का सर गिला ही यही है कि कल किसी लाडले के लिए जो कुछ हुआ उसका खमियाजा या कॉस्ट नवाज शरीफ को माजी में भुगतनी पड़ी थी, आज उसका अजाला हो रहा है। तो सर दोनों जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, फिर दोनों में से एक जो वक्त है वो दुरुस्त है और एक गलत है, तो कौन सा आपका क्या ख्याल है कि आज गलत हुआ जुडिशल सिस्टम की तरफ से, या माजी में गलती हुई थी? मैं अर्ज करता हूं कि दोनों के दोनों गमलों में पैदा हुए हैं ना, दोनों की पैदाइश गमले में हुई है, उनको बाकायदा सरकारी खाद से, सरकारी पानी से, और बहुत ही प्यारे लोगों ने बहुत ही प्यार से, एक जर्नैल ने दुआ की थी कि मेरी जिंदगी इसको लग जाए, और लग गई। वो कुछ दिनों के बाद वो उन जर्नैल की जिंदगी जो वो देना चाहते थे वो दे दी उन्होंने, और खुद आसमान की तरफ चले गए थे, और परवाज के दौरान ही चले गए थे। तो वो आर्मी की दुआ कर रहे थे, और उन्होंने गमले में लगाया था। आज से कोई 52 साल पहले एक गमले में लगाया था, और वो वहां परवान चले। ये ताजा जो हैं, जो इसके बाद के जो आजकल मुश्किलात का शिकार हैं लाडले,
ये भी गमले में लगाए गए और उनको गमले में लगाने वालों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी और आखिर में तो हद कर दी थी मेहनत की। इतनी मेहनत तो कोई भी नहीं करता है जो इनको इक़्तिदार में लाने के लिए की गई थी, और फिर भगाने के लिए भी और ज्यादा मेहनत की गई। तो मैं समझता हूं कि लाडनों के प्यार और मोहब्बत का ये सिलसिला जारी रहेगा, अभी कुछ और चलता रहेगा। आज ये प्यारे हो रहे हैं और वो जो है वो आंखों की ठंडक नहीं है, कल वो फिर आंखों की ठंडक बनने वाले हैं, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। वो फिर आंखों की ठंडक बनेंगे, ये फिर मुश्किलात का शिकार होंगे, ये फिर मुश्किलात का शिकार होंगे। सर ये तो खैर इस मुल्क की सियासत का एक पैटर्न भी है कि सारा कुछ फुल सर्कल वापस आता है। इम्तियाज आलम साहब, सर आपने कहा कि सिस्टम आज अजाला कर रहा है जो कुछ माजी में गलत हुआ। मैंने इब्तदाई में सर जो एक नुक्ता छोड़ा था, जरा उस पर अगर आप कॉमेंट कर दीजिए कि अगर आज सिस्टम अजाला कर रहा है और सारा कुछ सही होता हुआ लग रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ बाकायदा लाडले हैं इस वक्त सिस्टम के, फिर भी ऐसा क्यों कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इलेक्शन से नून लीग भी फरार चाहती है? वो चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा मजीद आगे चले जाए, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो भी मजीद वक्त चाहते हैं। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक रिफ्लेक्शन है हमारे इस सिस्टम पे। ये क्या है, इसे क्या क्या कहा जाए, ये जो साइकिल है पूरी स्टेट का, एक तरह की मजाक बन गई है रियासत। रूल ऑफ लॉ की अब क्या बात करें, एक आइन की हुक्मरानी की हम क्या बात करें। 73 का आइन हुआ था पास, तब इत्तेफाक राय से तो ख्याल था मार्शल नहीं आए, तो ज़िया-उल हक मार्शल लगा दिया। ज़िया-उल हक ने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, वो 900 दिन से भी ज्यादा बात आगे चली गई। फिर उसमें जैसे अभी बयान कर रहे थे लगारी साहब, एक नई पार्टी बनाई गई जिसमें से नून लीग निकली, और वो बता रहे थे वो एक गमले में पार्टी बनाई गई थी गैर सियासी इंतखाबात के। फिर हमने देखा कि 70 में 2017 में नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, यानी वो बिल्ड करते हैं अपनी पार्टीज, क्लाइंट पार्टीज बनाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें तोड़ते हैं। जब वो थोड़ा ग्रो करते हैं, अपने पाँव पे खड़े होते हैं या आंखें दिखाते हैं। तो हमने नवाज शरीफ के साथ देख लिया। फिर हमने देखा कि 2018 में इमरान खान को भी क्या विशेष गेम है जो पाकिस्तान में चल रहा है। ये तो म्यूजिकल गेम भी नहीं, ये तो बड़ी खौफनाक। कब तक हम यही करते रहेंगे? नहीं सर, लेकिन अगर ये म्यूजिकल चेयर है भी तो ये म्यूजिकल चेयर ये सियासतदान खुद खेलते हैं ना सर। कल जो रिसीविंग एंड पर था सब चीजों के, आज जब वो रिसीविंग एंड पर नहीं है तो सर वो भी तो रियलाइज करें ना कि वो क्यों रिसीविंग एंड पर नहीं है और वो क्यों हमारे पास। हमें बड़ा आसान है हम सियासतदानों को बुरा भला कहें। मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये सारा मुल्क में जो गैरिजन स्टेट रही है, छावनी की रियासत, और जहाँ पे बार बार मार्शल लॉ रहे हैं या बराह रास्त रहे हैं या बिलवास्ता सब कुछ कंट्रोल करते रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सियासतदानों के पास सियासी गेम के लिए कोई चाराकारी नहीं छोड़ा चाराकार नहीं। बरेली साहब, पहले आपसे एक राय ले लेती हूँ। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन आया है, उसको सर किस तरीके से आप देख रहे हैं? यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा ही फैसला आएगा नवाज शरीफ साहब की जो बरियत हो गई अल अजीजिया रेफरेंस में? तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि आप देखा आज भुट्टो केस चल रहा है जी। भुट्टो केस में ज्यादा जो सूरत बहुत ही खौफनाक और खौफनाक याद हो, जो सब 9 रुकनी बेंच थी, जो 9 रुकनी बेंच में एक जो पेशावर वाले थे वो लगता था वो टिल्ट से टायर्ड हो गए, एक हमारे कराची वाले जैसे वही थे वो बीमार हो गए, फिर 7 रुकनी रह गई। 3 का ताल्लुक जो सिंध से था, उन्होंने भुट्टो साहब को कहा था कि उन्हें बरियत मिल जाए, जो 3 ने कहा था कि नहीं फांसी दी जाए। अनवारुल हक ने अपना वोट इस्तेमाल किया, यानी उस वक्त ये कहा गया कि छोटे सूबों ने तो ये कहा था कि भुट्टो को रिहा कर दिया जाए और बड़े सूबों के जजों ने कहा था ना करा जाए। आज आप देख रहे हैं जुडिशरी बदकिस्मती से फिर तकसीम हो गई है, यानी एक तरफ तो एक दूसरे आप उन्हें खिलाड़ी को केस पे केस 180 मुकदमे, और यहाँ रिहाई पे रिहाई बरियत पे रिहाई। तो मुझे हैरत है कि अब हम लोग कहते हैं पहले चौधरी को कहते हैं, सना निसार को। मेरा ख्याल है हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बरेलवी साहब से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बरेलवी साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।